एक वक्त था जब मनुष्य दर्द का समंदर पी भी जाता था, लेकिन अब अनचाहा व्यवहार मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर डालने लगा है। अवसाद का पंजा सारे के सारे व्यक्तित्व को डसने लगा है। गहरे अंधेरे कुएं में मनुष्य डूबता सा जाता है। लोकेश जी परेशान चल रहे हैं। बहुत दिन से जीवन जैसे एक बिंदु पर आकर खड़ा हो गया है। उन्हें कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है, समझ नहीं पा रहे जीवन को गति दे भी तो कैसे। जैसे घड़ी भी रुकी नजर आती है, मानो सुइयां चल रही भी चलती नहीं है। सब खड़ा है, आसपास बस एक सांस चल रही है, वह भी घुटती सी लगती है। रोज सैर करने जाते हैं, वहां भी एक बेंच पर चुपचाप बैठ जाते हैं। लोग आगे पीछे सैर करते रहते हैं, टकटकी लगाकर उन्हीं को देखते रहते हैं। बच्चे साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कभी बॉल पास आ जाए तो उठाकर लौटा देते हैं। लोकेश जी यही सिलसिला चल रहा है पिछले काफी समय से। क्या बात है अंकल, कोई परेशानी है? एक प्यारी सी बच्ची ने पास आकर पूछा। नजरें उठाई लोकेश जी ने। यह तो वही प्यारी सी बच्ची है जिसे पिछले साल भर के अंतराल से देख रहे हैं। लोकेश जी इसी पार्क में ना जाने कितनी सैर करती हैं। शायद सैर पट्टी पर 20-25 चक्कर लगाती हैं। काफी मोटी थी पहले, अब सरहरी हो गई है। बहुत सुंदर है, मॉडल जैसी चलती है। अक्सर हर सैर करने वाले की नजर इसी पर रहती है। सुंदर सदा सुख का सामना होती है, यह पढ़ा था कभी। अब महसूस भी करते हैं। जवानी में भी बड़ी गहराई से महसूस किया था। अब अपनी पत्नी से मिले थे, बीच में भूल गए थे, क्योंकि सुख का सम्मान साथ ही रहा सदा, आज भी साथ है। शायद सुखी रहने की आदत भी सुख का महत्व कम कर देती है। जो सदा साथ ही रहे उसकी कैसी इच्छा। इसी बच्ची पर हर युवा की नज़र पड़ती देखते हैं तो फिर से याद आती है एक भूली बिसरी सी कहानी। जब वो भी जवान थे और सगाई के बाद अपनी होने वाली पत्नी की एक झलक पाने के लिए उसके कॉलेज में छुट्टी होने के समय पहुंच जाया करते थे। अंकल क्या बात है, आप परेशान हैं? पास बैठ गई वह बच्ची, उनकी बाह पर हाथ रखा। आह, तनिक चौंके लोकेश जी। नहीं तो बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ तो है, कई दिन से देख रही हूँ आप सैर करने आते तो हैं, लेकिन सैर करते ही नहीं। चुप रहे लोकेश जी, हल्का सा मुस्कुरा दिए। बड़ी बड़ी आंखों में सवाल था और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। घर में तो सब ठीक है ना? कुछ तो है, बताइए ना। मुस्कुराहट आ गई लोकेश जी के होंठ पर। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपकी किसी व्यक्तिगत समस्या में दखल दे रही हूँ? वैसे ऐसा लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भी एक दिन मेरी व्यक्तिगत समस्या में हस्तक्षेप किया था। मैंने बुरा नहीं माना था, वास्तव में बड़ा अच्छा लगा था मुझे। मैंने कब हस्तक्षेप किया था? लोकेश के होठों से निकल गया। कुछ याद करने का प्रयास किया, कुछ भी याद नहीं आया। हुआ था ऐसा एक दिन, लेकिन कब मुझे तो याद नहीं आ रहा। कुछ आदतें इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि हमें कुछ ही पता नहीं चलता कि हम कब उसका प्रयोग भी कर जाते हैं। अच्छा इंसान अच्छाई कर जाता है और उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि उसकी आदत है अच्छाई करना। हंस पड़े लोकेश जी, उस बच्ची का सिर थपक दिया। बताइए ना अंकल, क्या बात है? कुछ खास नहीं बच्ची, क्या बताऊं? तो फिर उठिए, सैर कीजिए। चुपचाप क्यों बैठे हैं? सैर पट्टी पर न कीजिए, यहीं घास पर ही कीजिए। मैंने भी आपके साथ साथ चलती हूँ। उठ पड़े लोकेश जी, वह भी साथ साथ चलने लगी। बातें करने लगे, एक दूसरे के विषय में जानने लगे। पता चला उसके पिता अच्छी नौकरी से रिटायर हुए हैं। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? नेहा। बड़ी अच्छी बातें करती है नेहा, बड़ी समझदारी से हर बात का विश्लेषण भी कर जाती। एमबीए है, अच्छी कंपनी में काम करती है।
बहुत मोटी थी पहले, अब छरहरी लगती है। धीरे धीरे वह लोकेश जी को बैठे रहने ही ना देती, सैर करने के लिए पीछे पड़ जाती। चलिए आइए अंकल, उठिए, बैठना नहीं है, सैर कीजिए, आइए आइए, उसका इशारा होता और लोकेश जी उठ पड़ते। उससे बातें करते। एक दिन सहसा पूछा, लोकेश जी ने, एक बात तो बताना बेटा, जरा समझाओ मुझे। इंसान संसार में आया, बच्चे से जवान हुआ, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उनकी भी शादियां की, वे अपनी अपनी जिंदगी में रच बस गए। इसके बाद अब और क्या क्या, अब उसे चले नहीं जाना चाहिए? क्यों जी रहा है, यह समझ में नहीं आता। चलते चलते रुक गई नेहा। कुछ देर लोकेश जी का चेहरा पढ़ती रही। तो क्या इतने दिन से आप यही सोच रहे थे? यहाँ बैठकर चुप रहे। लोकेश जी, आप यह सोच रहे थे कि सारे काम समाप्त हो गए, अब चलना चाहिए, यही ना? मगर जाएंगे कहाँ? क्या अपनी मर्जी से आए थे, जो अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? उस जहान का रास्ता मालूम है क्या? कौन सा जहान? वही जहाँ आप और मेरे पापा भी चले जाना चाहते हैं। ना जाने कब से बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार बैठे हैं, मानो टिकट हाथ में है। जैसे ही गाड़ी आएगी लपक कर चढ़ जाएंगे, बिना बुलाए ही चले जाएंगे। क्या सुना है, यमराज जी आते हैं लेने, जब आएंगे चले जाना शान से। अब उन साहब के इंतजार में समय क्यों बर्बाद करना? चैन से जीना नहीं आता क्या? चैन से कैसे जिए, चैन से कैसे जिए? मतलब सुबह उठिए, अखबार के साथ एक कप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, अपना समय है ना? रिटायरमेंट के बाद कोई बंधन नहीं, सारी उम्र मेहनत की है, क्या चैन से जीना आपका अधिकार नहीं है, या चैन से जीना आता ही नहीं है? क्या परेशानी है? अपने पापा को भी इसी तरह डांटती हो तो क्या करूं? जब देखो ऐसी ही उदासी भरी बातें करते हैं। अब मेरी मम्मी तो है नहीं जो उन्हें समझाए। क्षण भर को चौंक गए। लोकेश जी सोचने लगे कि उनके पास पत्नी का साथ तो है, लेकिन उसका सुख का गंवा रहे हैं। वे नेहा के पिता के पास तो वह सहारा भी नहीं। चलिए, कल इतवार है ना, आप हमारे घर पर आइए, बैठकर गपशप करेंगे। अपने घर का पता बताइए। पता बताया। लोकेश जी ने फिर अवाक रहने के अलावा कुछ नहीं सूझा। उनका फ्लैट 25 नंबर और इनका 12 घरों के पिछली दीवारें मिलती है। एक कड़वी सी हंसी चली आई नेहा की होठों पर, कड़वी और खोखली सी भी। फेसबुक पर हजारों मित्र हैं मेरी, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा सुख मेरा दुख पढ़ते हैं वे, मैं उनका पढ़ती हूँ। और बस डब्बा बंद, सूरत गायब। वे अनजान लोग मुझे शायद ही कभी मिले, ज़रूरत पड़ने पर वे कभी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वे बहुत दूर हैं। आप उस दिन काम आए थे जब सैर पट्टी पर एक छिछोरा बार बार मेरा रास्ता काट रहा था। आपने उसका हाथ पकड़ उसे किनारे किया था और मुझे समझाया था कि अंधेरा हो जाने के बाद सैर को कौन ना आए करो। आप मेरे इतने पास हैं और मुझे खबर तक नहीं है। आंखें भर आई थी नेहा की। सच ही तो सोच रही थी, हजारों दोस्त हैं जो लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं, सुनते हैं सुनाते हैं, पड़ोस में कोई है उसका पता ही नहीं, क्योंकि संसार से ही फुर्सत नहीं है। पड़ोसी का हाल कौन पूछे? अपने आप में ही इतने बंद से हो गए हैं कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया कि आहत हो गए। अपनी खुशी का दायरा इतना छोटा कि किसी एक की भी कड़वी बात बीमार ही करने लगी। ये तो हजारों दोस्तों की भीड़ है, लेकिन सामने बैठकर बात करने वाला एक भी नहीं, जो कभी गले लगाकर एक सुरक्षात्मक भाव प्रदान कर सके। यही बातें उदास करती हैं मुझे नेहा। आज की पीढ़ी जिंदा इंसानों से कितनी दूर होती जा रही है। सारे संसार की खबर रखते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी कौन है नहीं जानते। हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है पता ही नहीं।
हमें अमेरिका में क्या हो रहा है पता ना चले तो स्वयं को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हजारों मील पार क्या है जानने की इच्छा है हमें। पड़ोसी 4 दिन से नजर नहीं आया, हमें फिक्र नहीं होती। और जब पता चलता है हफ्ते भर से ही मरा पड़ा है तो भी हमारे चेहरे पर दुख के भाव नहीं आते। हम कितने संवेदनहीन हैं। यही सोचकर उदास होने लगता हूँ। अपने बच्चों को इतना डरा कर देख रखते हैं कि किसी से बात नहीं करने देते। आस पड़ोस के कहीं अनजाना नहीं, फ्लैट्स में या पड़ोस में कोई रहता है। बच्चे स्कूल आते जाते कभी घंटी ही बजा दे, बूढ़ा बूढ़ी का हालचाल ही पूछ ले। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है हम जंगल में रहते हैं, आसपास इंसान नहीं जानवर रहते हैं। हर इंसान डरा हुआ अपने ही खोल में बंद करते कहते चुप हो गए। लोकेश जी, उनका ज़माना कितना अच्छा था। सबसे आशीर्वाद लेते थे, सबकी दुआएं मिलती थी। आज ऐसा लगता है सदियां हो गई किसी को आशीर्वाद नहीं दिया जो उन्हें विरासत में मिला। उनका भी जी चाहता है उसे आने वाली पीढ़ी को परोसे, मगर कैसे परोसे। कोई कभी पास तो आए, कोई इज्जत से झुके, मान सम्मान से पेश आए तो मन की गहराई से दुआ निकलती है। आज दुआ देने वाले हाथ तो हैं, ऐसा लगता है दुआ लेना ही हमने नहीं सिखाया अपने बच्चों को। अंकल चलिए आज मेरे साथ घर मेरे, मैं आंटी जी को ले आऊंगी, रात का खाना हम साथ खाएंगे। आज तुम आओ बच्चे, हमारी आंटी ने सरसों का साग बनाया है, कह रही थी। बच्चे दूर हैं, अकेले खाने का मजा नहीं आएगा। भीग उठी थी नेहा की पलकें, आनन फानन सब तय हो भी गया। करीब घंटे भर बाद नेहा अपने पिता के साथ लोकेश जी के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। लोकेश जी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, सामने नेहा को देखा। अरे आप यहाँ। एक सुखद आश्चर्य और मिला। नेहा को हर इतवार जब वह सब्जी मंडी सब्जी लेने जाती है तब इनसे ही तो मुलाकात होती है। अक्सर दोनों की आंख भी मिलती है और कुछ भाव प्रकट होते हैं, जैसे बस जान पहचान सी लगती है। तुम जानती हो क्या, शोभा को आते आते पूछा लोकेश जी ने, चारों आमने सामने। इस बार नेहा के पिता भी अवाक। लोकेश जी का चेहरा जाना पहचाना सा लगने लगा था। तुम तुम लोकेश हो ना? और शोभा तुम ही हो ना? बहुत पुराने मित्र आमने सामने खड़े थे। नेहा मूक दर्शक बनी पास खड़ी थी। अनजाने ही पुराने मित्रों को मिला दिया था उसने। शोभा ने हाथ पकड़कर नेहा को भीतर बुलाया। मित्रों का गले मिलना संपन्न हुआ और शोभा का नेहा को एकटक निहारना देर तक चलता रहा। मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग उस दिन ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगा। देखिए ना आंटी, आपका घर बस ब्लैक में और हमारा उस ब्लैक में 2 साल हो गए हमें यहाँ आए। आप तो शायद पिछले 5 साल से यहाँ हैं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। यही तो आज की पीढ़ी को मिल रहा है। बीटा अकेलापन और अवसाद मशीनों से घिर गए हैं। हम जो समय बचता है उसमें टीवी देखते हैं या लैपटॉप पर दुनिया से जुड़ जाते हैं। इंसानों को पढ़ना अब आता है किसके है। ना तुम किसी को पढ़ते हो, ना कोई तुम्हें पढ़ाता है। भावना तो आज अर्थहीन है, भावुक मनुष्य तो मूर्ख है। आज के युग में फिर सिकवा कैसा? अपनत्व और स्नेह अगर आज देंगे नहीं तो कल पाएंगे कैसे? यह तो प्रकृति का नियम है, जो आज परोसेंगे वही तो कल पाओगे। चुपचाप सुनती रही नेहा। सच ही तो कह रही हो शोभा आंटी। नई पीढ़ी को यदि अपना आने वाला कल सुखद और मीठा बनाना है तो यही सुख और मिठास आज परोसना भी पड़ेगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारे आसपास मात्र मशीनें ही होंगी, चलती फिरती मशीनें, मानवीय रोबोट, मात्र रोबोट। शोभा आंटी बड़ी प्यारी, बड़ी ममतामयी सी लगी नेहा को, मानो सदियों से जानती हो वे इन्हें। वह शाम बड़ी अच्छी रही।
लोकेश जी और शोभा देर तक नेहा और उसके पिता से बातें करते रहे। उस समय जब शायद नेहा का जन्म भी नहीं हुआ था, तब दोनों परिवार साथ साथ थे। नेहा की माँ अपने समय में बहुत सुंदर मानी जाती थी।